पहले पेज पे हमने पढ़ना है अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आप इनको बोलते हो आपका सेंट्रल बैंक आ चुका है। Yes, आपका रिजर्व बैंक। लेट्स स्टार्ट। द ओरिजिन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम 1926। एज लॉन्ग एज 1926 से दिमाग नहीं लगाने का 1926 में क्या था, जस्ट आगे मैंने उसका एवोल्यूशन दिया है। 1926 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। हाउएवर ओवर द टाइम ये डेवलप हुआ है, आगे बढ़ा है और आज के टाइम पे हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी बन गया, जो हमारी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। आज आपको करेंसी नोट्स चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज देयर। अगर आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रिजर्व बैंक संभालेगा। डिफ्लेशन आ गया है, रिजर्व बैंक संभालेगा। हर चीज का काम जिससे भी मेरी इकोनॉमी या फिर कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट जुड़ता है या फिर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री बीच में आएगी, उन सब का बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कहां से आया वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आया उसके बाद ही आरबीआई आया और उससे पहले कुछ नहीं हुआ करता था? उससे पहले भी हमारे पास सेंट्रलाइज बैंक हुआ करते थे। यही है आपका फर्स्ट डिस्कशन जो अपन ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे। कमिंग डाउन टू द पर्सपेक्टिव कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितना जरूरी है, उतना ही जितना राहुल गांधी देश के लिए। आ जाते हैं, शुरू करते हैं। यस, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओरिजिन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना हमने। चलते हैं 1926 से व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस आल्सो नोन एज द हिल्टन यंग कमीशन, हमारा सबसे पहला कमीशन जो यहां पे पैसों का ध्यान रखने के लिए आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया आपके सबसे पहले रॉयल कमीशन के एक्ट में, जहां पे था इसका नाम हिल्टन यंग कमीशन। रेकमेंडेड कि हम लोगों को एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। ये कमीशन अपन ने बनाया था और इसने क्या रेकमेंड किया कि इंडिया के पास अब क्या होनी चाहिए? एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। फॉर इंडिया टू सेपरेट द कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। आप समझो, हमने समझना है कि आप कैसे कंट्रोल करोगे आपकी करेंसी को और आपके क्रेडिट को फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टू एनहांस बैंकिंग फैसिलिटीज थ्रू आउट द कंट्री। जब हमारे पास सेंट्रल बैंक नहीं था तब तो सारे काम कौन करती थी? हमारी गवर्नमेंट संभालती थी। हमने बोला कि करेंसी में गवर्नमेंट का क्या काम, वो तो खुद देश को रन कर रही है। तो सेंट्रल बैंक बनाने के दो रीजंस दिए थे हिल्टन यंग कमीशन ने। इसने कहा था कि करेंसी अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। करेंसी का रेगुलेशन एक सेंट्रलाइज्ड बैंक करेगा, जिसका काम ही होगा सिर्फ इस करेंसी को रेगुलेट करना। और सेकंड चीज, क्रेडिट फैसिलिटी। आप लोग एक दूसरे को जो पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, जो उधारियों के सौदे करते हो, जो सारा क्रेडिट है, ये कौन संभालेगा? अब हमारी सेंट्रल बैंक संभालेगी। अभी श्योर? तो ये दो चीजों के लिए हिल्टन यंग ने सबसे पहले कमीशन ने रेकमेंड किया था कि सेंट्रल बैंक लाओ। कब की बात है? दिस कैन बी ट्रेस टू 1926। ठीक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे ही उन्होंने 1926 में कहा, हमने सिर्फ और सिर्फ 8 साल लिए उनकी बात सुनने में। और जैसे ही उन्होंने कहा, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हम लेके आ गए। एस्टैब्लिश द रिजर्व बैंक एंड सेट इन मोशन अ सीरीज ऑफ एक्शन culminating in the start of operation in 1935. Since then, Reserve Bank's role functions have undergone numerous changes as the nature of Indian economy and financial sector change. Start करते वक्त सिर्फ करेंसी क्रेडिट का कंट्रोल देना था और आज के टाइम पे आरबीआई को अपन ने कितना कंट्रोल दे दिया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आ गया, आरबीआई। बैंकिंग फाइनेंशियल काम हो गए, आरबीआई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने, आरबीआई। हर चीज में आरबीआई को अपन ने हाईएस्ट अथॉरिटी बना दिया। मतलब आज के टाइम पे अगर कभी भी पैसों की बात आएगी तो ऐसा कोई नोट नहीं है जो आरबीआई को टच करते हुए नहीं जाएगा। The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935. This is where what we have to remember. इन सबको कंट्रोल करने के लिए अपन ने आरबीआई कब लाए थे? April 1, 1935। चलिए भाई, The RBI is also known as the Bankers Bank and the Government's Bank. इनको आप बैंकर्स बैंक भी बुलाते हो, गवर्नमेंट्स बैंक भी बुलाते हो। क्यों गवर्नमेंट का बैंक है? अगर गवर्नमेंट को कोई भी पैसा देना है, वो कहां पे जमा करवाएगी? अपने आरबीआई के पास जमा करवाती है। गवर्नमेंट कभी डेफिसिट में चली गई, किससे पैसा मांग सकती है? आरबीआई से पैसा मांग सकती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज गवर्नमेंट्स बैंक। और साथ साथ में अपन लोगों ने क्या बोला? ये बैंकर्स बैंक भी है। तुम आरबीआई में जाके नहीं बोल सकते भाई एक छोटा सा अकाउंट खोल देना, तुम्हारा नहीं खुलेगा। वहां पे तुम जिन बैंक के पास जाते हो वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वो वहां पे अपने रेशियोज मेंटेन करते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक एंड आल्सो द गवर्नमेंट्स बैंक। अब देखो, ये सारे वर्ड्स को खाली अपनी डिक्शनरी में ऐड करके रखना। अगर पेपर को उनको घुमाना होगा तो कोई भी वर्ड ऐसा छोटा मोटा घुमा देते हैं।
बस, ठीक है. यू कॉल इट सेंट्रल बैंक, यू कॉल इट बैंकर्स बैंक, यू कॉल इट गवर्नमेंट्स बैंक, और यू कॉल इट आरबीआई. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ये सारी चीजें एक ही चीजें आएंगी. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is also known as bankers bank and the government bank, and the RBI controls the monetary and banking policies of Indian government. The Reserve Bank designs and implements the regulatory policy framework for banking and non-banking financial institution with the aim of providing people access to the banking system, protecting of depositors interest and maintaining overall health of our financial system. अगर मैं आज आपको बताऊं कि आपका financial system, यार आपका financial system खाली है ना इतनी छोटी सी चीज में नहीं है कि बैंक में पैसा जमा करा दो. थिंक ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. मैंने खाली 2 मिनट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट इन एन इकोनॉमी. एक इंडिविजुअल है, मान लेते हैं कि हर इंडिविजुअल, अच्छा सबसे पहले वो काम करेगा तो अर्निंग होगी. अच्छा, अर्निंग के बाद सबसे नेक्स्ट चीज क्या करोगे आप? अरे भिखारियों, सेव बाद में करना, उड़ाओ तो सही. करे सेव. इसमें से उसका सेकंड काम है कि वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक्सपेंडिचर करेगा. और वैसे मोदी जी ने इतना काम छोड़ा नहीं है हमारे लिए कि ये वर्ड लिखा जाए, पर कभी कभार अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया तो यू गेट योर सेविंग्स. अच्छा, अब इन सेविंग्स का आप क्या क्या कर सकते हो? बहुत सारे इस क्लास में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो काला धन जमा करने में एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट मतलब अंदर जमा के रख देते. नहीं, मैं हरी सर की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात बता रहा था आपको कि भर के रखा हुआ है. अब क्या वो नोट अंदर तिजोरी में पड़े गांधी जी एक दूसरे से मिलकर कुछ लुका छुपी खेल के मल्टीप्लाई होंगे? नहीं होने वाले. द सेविंग रिमेन्स द सेम, बिल्कुल वैसे के वैसी. पर अगर इसी सेविंग्स को आप लोग मोबिलाइज कर दें, इसी सेविंग को आप लोग मोबिलाइज कर दे. मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? इसको अपनी इकोनॉमी में लाया जा सकता है. कैसे लाया जा सकता है? अरे यार, तुम बैंक में इन्वेस्ट कर दो यार, बैंक में डिपॉजिट कर दो, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट कर दो. अच्छा, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, पैसा तो आ गया बीच में, ये पैसा कहां जाएगा? वापस से हमारी इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा. कहीं ना कहीं पे ये बैंक्स डायरेक्टली लोगों को लोन देगी, जिससे आपका मनी वो लोग यूज करेंगे. और जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे तो ये पैसा तो डायरेक्टली आप जिसका शेयर खरीदते हो उस तक पहुंच ही रहा था. तो आपके इस सेविंग्स को जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है पर आइडियाज बहुत थे काम करने के लिए, क्या वो लोग आपके इन पैसों को यूज कर सकते हैं? एंड क्यूमुलेटिवली एक प्रोडक्ट, अच्छा मैं प्रोडक्ट बड़े जनरल वे में बोल रहा हूं, प्रोडक्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग. ये कुछ ना कुछ चीज बनाएंगे जिससे आगे चल के इसको सेल करेंगे और उन लोगों को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. हाँ जी, इन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया और इन प्रोडक्ट पे इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट. अच्छा, अब सोचो इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो या तो आपको डिविडेंड की तरह वापस देंगे या फिर बैंक को इंटरेस्ट की तरह. बैंक की जैसे ही इनकम बनेगी, बैंक आपके सेविंग्स पे आपको वापस से क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. मानते हो? तो कहीं ना कहीं पे जब आपकी सेविंग्स को प्रॉपर्ली मोबिलाइज करके मार्केट में लाया गया तो ना सिर्फ आपका पर दूसरों का भी फायदा हुआ और हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करती गई. यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि जब मैं अपने लोगों को इतनी अच्छी सिक्योरिटी दूंगा, जब मैं अपने लोगों को इतना समझा पाऊंगा कि आपका पैसा एकदम सेफ है, द डिपॉजिटर्स मनी इज सेफ गार्डेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डोंट वरी. आप कोई भी बैंक में, अच्छा आज अपन डरते हैं क्या कि यार येस बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे जस्ट इन केस कहीं बंद हो गया तो? यू डोंट फेयर, आपका पैसा सेफ है. अगर कुछ भी हुआ ना आपको आपका पैसा मिलेगा. अभी पंजाब बैंक मजाक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा मजाक हुआ. इन्वेस्टर्स उधर वहां के डिपॉजिट होल्डर्स को थोड़ी बोला भाई 10,000 छोड़ देना, तेरे क्या फर्क पड़ता है? यू आर गोइंग टू गेट योर मनी बैक. इवन उनके स्कैम्स में कुछ भी हुआ, ये अश्योरिटी, ये गारंटी तुमको कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरबीआई. कि मैं पीछे बैठा हूं, मैंने इन लोगों से एम्पल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स क्रिएट करवा के रखे हैं आपके रिपेमेंट के लिए, टेंशन लेने की बात ही नहीं है. यहां तक ठीक. चलते हैं आगे. द आरबीआई एक्ट 1934 अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. इसके आगे का पार्ट मैंने काट दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुतों का काट दिया. चलते हैं आगे. यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया now applies to the whole of India. So now comes down to the origin of the Reserve Bank of India at a glance. This is as important as Rahul Gandhi to the nation. 1926, the Royal Commission on Indian Currency and Finance recommended creation of a central bank for India. सबसे पहले 1926 में आपने हिल्टन यंग कमीशन ने बोला कि एक सेंट्रल बैंक लेके आओ. 1927 में हमने कहा ठीक है एक बिल प्रपोज कर देते हैं. A bill to give effect to the above recommendation was introduced in the
assembly but was later withdrawn due to lack of agreement among various intellectual section of people. बिल 1927 में प्रपोज किया बट उस टाइम के गवर्नर ने कहा दुगना लगान देना होगा, कुछ भी अलाउ नहीं किया। इन लोगों ने कहा कोई सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे अपने आप। थर्ड, 1933 में वी ब्रॉट द वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अच्छा, वाइट पेपर कुछ नहीं है, अंग्रेजों का टाइम था, वाइट मतलब अच्छा, a paper created for the purpose of law was to be called as a white paper, और कुछ नहीं घुसने का। The white paper on Indian constitution reforms recommended the creation of Reserve Bank. A fresh bill was introduced in the legislative assembly again, और 1934 में पहली बार हम लोगों ने इस बिल को पास करा दिया गवर्नर जनरल के असेंट से। बेटा यहाँ पे गवर्नर जनरल क्यों लिखा है, टाइम देख लो कौन सा है, 1934। अगर ये आज़ादी का बाद होता तो यहाँ क्या लिखते थे अपन, प्रेसिडेंट। 1935 आ गया अपना रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 से तो आरबीआई इन पावर था। द रिजर्व बैंक कमेंस्ड ऑपरेशन एज इंडियाज सेंट्रल किंग ऑन April 1 एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। मार्क करना, आरबीआई पहले एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक आया था विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। अच्छा एक सेकेंड सोच के देखो, 5 करोड़ की कैपिटल 1935 में, तो मतलब कितना बड़े कॉर्पस पे बनाया गया होगा। 5 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं आप, आज भी अपने लिए 5 करोड़ इतनी बड़ी चीज है। 1942 the Reserve Bank ceased to be the currency issuing authority of Burma, now Myanmar. 1947 the Reserve Bank stopped acting as banker to the government of Burma. तो 42 में अपन पहले म्यांमार के लिए सीज कर गए थे करेंसी इशूइंग अथॉरिटी की तरीके से। 1947 में हम तो उनके बैंकर भी नहीं रहे। 1948 में the Reserve Bank stopped rendering central banking services to पाकिस्तान। यू नो द वेरी वेल गुड रीजन, द ईयर। तो ये 1942 से 1948 में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीवियों की तरह बर्ताव करने लगा, रिश्ते तोड़ने लगा। पहले उसने बर्मा से रिश्ता तोड़ा, फिर उसने बर्मा को मुंह देखना बंद कर दिया, और 1948 में उसने पाकिस्तान को दी खींच के पीछे की तरफ लात। 1949 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द रिजर्व बैंक अंडर द रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। हो गई यहाँ पे शादी। 1948 में अपन ने अपने इस बैंक को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। थैंक यू सुनील, यू ब्यूटिफुल क्रिएचर। चलो हाँ जी, बात समझ में, मेरी तरफ मत देखो, यहां कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक। अच्छा एक सेकेंड, आप लोगों के लिए ये एक मासूम सा तोहफा, कंपनीज एक्ट में जो आपने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एज गुड एज क्रिएटेड एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, perpetual succession and blah blah blah, whatever was stated in the Companies Act. देख लीजिए, Section 3 of the RBI Act states that a bank to be called the Reserve Bank of India shall be constituted for the purpose of taking over the management of the currency. देख लो, अपन ने यहीं पे डाला था, currency is very important and credit currency कुटेगुलर है from the central government and of carrying the business of banking in accordance with the provision of the act. सेक्शन 3 ने बोला कि आरबीआई का क्रिएशन करो करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले जब आया था ये एक्ट, सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द बैंक शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट by the name of Reserve Bank of India having perpetual succession and common seal and shall then be sued by the name and can sue as well. सिंपल है। चलिए, अब ये जो नीचे वाला मैंने आपको डायग्राम दिया ना, ये अभी समझाने का नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो। अच्छा, जैसा मैंने इस डायग्राम को दिया है ना, वैसी ही इनकी औकात है। सबसे पावरफुल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको असिस्ट करते हैं गवर्नर। अगर गवर्नर बिजी हुआ तो साथ में आएगा डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल चीफ जनरल। ऐसे खाली एक बार नाम देख लो, एक एक का काम बताता हूं आगे। देख लेना, ठीक है। मेन बस ऊपर के 4-5 की इज्जत होती है, बाकी सब तो मतलब है। सबसे पहला, अच्छा अब आप पढ़ने जा रहे हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। मान लेना जो एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी का काम है, वही आरबीआई के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। मतलब सबसे ज़्यादा इनकी वजह से पूरा आरबीआई चल रहा है। दिमाग ये है एकदम, ठीक है। हर जगह पे, जैसे कांग्रेस का दिमाग राहुल गांधी है, इसीलिए हम कहते हैं कि उनका दिमाग खराब है।
वैसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई के अंदर चलते हैं. सो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एट द टॉप ऑफ द रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब इनका काम क्या है समझना, बाकी सब लोगों का हल्का हल्का स्लाइड डिफरेंट होगा काम, प्लीज ध्यान देना. इनका काम क्या है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक. तो आप बोले सेंट्रल बोर्ड, देख लीजिए अपने डायग्राम में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे ऊपर का पावर दिया गया था. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपके टॉप बॉडी, ठीक है. दिस इज द टॉप बॉडी अंडर आरबीआई. चलिए आते हैं, दिस इज द टॉप बॉडी ऑफ आरबीआई. पर टॉप बॉडी ऑफ आरबीआई में क्या करता है, कौन अपॉइंट करता है इनको, इट इज अपॉइंटेड बाय द government under the provision of Reserve Bank of India Act 1934, and the central board has the primary authority. सबसे मेन अथॉरिटी इनकी है, सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, the primary authority and responsibility for the oversight of Reserve Bank. क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ओवरसाइट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी? जस्ट लाइक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट के ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल बोर्ड आरबीआई के ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अपन ने दी इनको अथॉरिटी and responsibility for the oversight of the Reserve Bank of India. ठीक है एकदम. चलो, द गवर्नर इज द रिजर्व बैंक्स चीफ एग्जीक्यूटिव. देखो एक सेकंड नेम क्या है आपके, उसमें दिख रहा है आपके डायग्राम का सेकंड नाम, गवर्नर. तो सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड जो टॉप बॉडी है, अब इनके सीईओ कौन होता है, मतलब इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, द गवर्नर बिकम्स द सीईओ. सो आई एम एडिंग हियर. ओए, इसमें जो मैं आपको डायग्राम्स बनवा के दूं ना, इनको एकदम ऐसे चार्ट्स रेगुलरली बनाते चलना. मैं एंड में आप लोगों से कॉपी ले लूंगा सो दैट वी कैन फॉर्मलाइजली मेक इट, एंड आप सब में इशू करवा दूंगा उसको. तो चार्ट्स बनाते चलना, मैं फेमा वेमा सबके अंदर आपको पूरे चार्ट्स बनवा के दूंगा अभी. So along with the central board is governor who is nothing but the CEO. तो मतलब ये भी बोर्ड का ही पार्ट है. यस, CEO है भाई ये. The governor supervises and directs the affairs and business of RBI. अब देखो गवर्नर क्या कर रहा है, एक सेकेंड ना ऊपर करता हूं. इसने बोला कि आप ओवरसाइट करते हो, ओवरसाइट का मतलब आप ऊपर से चेक करते हो. गवर्नर क्या बोलता है, मेरा भी वही काम है, मैं भी तो वहीं से आता हूं. पर अब मैं क्या करूंगा, गवर्नर का काम है आरबीआई के सारे काम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करना, सुपरवाइज करना. मतलब उनको देखना कि क्या सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई थी वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है. तो सुपरवाइज करना हमारा काम हो गया भाई. यहाँ पे गवर्नर ने कहा मैं देख लूंगा और मैं इंप्लीमेंटेशंस भी करके दे दूंगा. सुपरवाइज प्लस इंप्लीमेंटेशन. अब यहां पे ध्यान रखना बेटा, अगर मैं कहूं ये जो मैंने प्लस से ऊपर वाली बात कही थी, ये कहीं ना कहीं आपके पॉलिसी मेकर्स हैं. सही बात है, आपका टॉप लेवल आपका पॉलिसी मेकर है, जबकि आप जब यहां पे एंटर कर रहे हैं तो ये आपके पॉलिसी इंपोजर है. हाँ जी, लिख लिया, जल्दी जल्दी. अच्छा, तो आपने बोला कि भाई मेरा सबसे पहले ऊपर है सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के साथ कौन है, मेरा गवर्नर है जो क्या है इसका सीईओ. अरे इनको काम करने के लिए और लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी इनकी मैनेजमेंट टीम के अंदर. तो जो लोग इनकी मैनेजमेंट टीम में इनके साथ काम करते हैं उनको अपन बुलाते हैं डेप्यूटी गवर्नर. गवर्नर सेम, डेप्यूटी गवर्नर उसके साथ काम करने वाले. ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं और ऊपर ये ब्रैकेट के ऊपर लिख रहा हूं मैं, for the purpose of the management, for the purpose of management of RBI. हम लोग साथ में किसको ले लेते हैं, डेप्यूटी गवर्नर को ले लेते हैं. समझा क्या, गवर्नर्स एक्चुअली मल्टीपल लोग आ सकते हैं मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, देख ले. एंड द मैनेजमेंट टीम ऑल्सो इंक्लूड डेप्यूटी गवर्नर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. देख लो, अब आपके 4 लोग अपन ने ऐड कर दिए हैं. डायग्राम चेक करो.
सबसे ऊपर कौन? सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड क्या करता है काम? ओवरसाइट करने का, मतलब पॉलिसी बनाता है। उनके साथ कौन काम करते हैं? द गवर्नर। गवर्नर कौन होता है इसका? सीईओ होता है। इसका काम क्या है? सुपरवाइज करने का, मतलब एक तरीके से इंप्लीमेंट करने का पॉलिसीज को प्रॉपर्ली। अच्छा, गवर्नर के साथ और कौन लोग काम करते हैं इसी लेवल पे? द डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देख लीजिए आपके डायग्राम के टोटल 4 टॉप लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट 2 स्टेप्स के अंदर। श्योर, लिख लिया? बढ़ू आगे। अब आता है कि यहां पे बोर्ड में कितने लोग होते हैं, सेंट्रल बोर्ड के अंदर कितने लोग होते हैं, ठीक है। सो मेक इट एज अ नोट। अपॉइंट कौन करता है इन लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बोर्ड में कितने लोग लेके आती है? 14 डायरेक्टर्स लेके आती है, एकदम ठीक है। इन 14 में से 4 याद रखना रीजनल लोकल बोर्ड्स होते हैं। रीजनल मत यूज करना, लोकल बोर्ड्स यूज करना। इन 14 डायरेक्टर्स में से जो 4 डायरेक्टर्स आते हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री से आते हैं? जो हमारे लोकल बोर्ड से आते हैं। सर ये लोकल बोर्ड्स कहां हैं? दिल्ली, लिखते थे ना, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। दिया है क्या मैंने? हाँ दिया ना। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। सिंपल। चलिए, द अदर 10 डायरेक्टर रिप्रेजेंट्स डिफरेंट सेक्टर्स। अच्छा, बाकी के 10 डायरेक्टर्स और अलग अलग सेक्टर से आते हैं। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में से आता है, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर से आता है, जो आरबीआई के अंदर आके पूरी इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं कि सर अगर ये डिसीजन आया तो टेक्निकल इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ेगा, ये आया तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब लोग वहाँ बोर्ड में बैठते हैं और एडवाइस करते हैं कि भाई ये वाला अमेंडमेंट लाना चाहिए कि नहीं, ये प्रपोजल लाना चाहिए कि नहीं, ऐसी पॉलिसी लाएं, कौन सी इकोनॉमी में या फिर कौन से जोन ऑफ इकोनॉमी में बहुत मंदी चल रही है जिसको अपन ऊपर लेते हैं। हैव यू सीन नरेंद्र मोदी ऑलवेज कमिंग डाउन, सिटिंग डाउन फॉर खादी इंडस्ट्री, और वो कभी ऐसे थ्रेड हैंडलूम इंडस्ट्री में जाके बैठते हैं। क्यों बैठ रहा है? ही इज ट्राइंग टू प्रमोट इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू नो दैट इज द मोर द पॉइंट जहां पे इंडिया अभी सबसे ज्यादा लैक कर रहा है। जो हमारी सबसे बड़ी डाइवर्सिटी थी वो आज हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो ये आपको बताया जाता है कि भाई उस सेक्टर को प्रमोट करो। क्यों भाई हम लोग टैक्स नहीं लगाते एग्रीकल्चर इनकम पे? बिकॉज द डिफरेंट सेक्टर्स टेल कि भाई एग्रीकल्चर इनकम में अगर आप लोगों ने अभी और टैक्स लगा दिया और किसानों ने थोड़ा सुसाइड किया तो वो लोग सुसाइड करके मर रहे हैं और ये लोग भूख से मर जाएंगे। तो इन आइदर ऑफ द केसेस हमको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जब मार्केट में मार्केट बोल रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, बहुत तेज बारिश हुई थी और बहुत फसल खराब हो गई थी। तो बहुत किसान लोग एकदम टेंशन में आ गए थे। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कि भाई हम महंगे में आपसे आपकी पार्ट खरीदेंगे सो दैट एटलीस्ट आपका सर्वाइवल मेंटेन हो पाए। दिस वाज कंप्लीटली अ लॉस टू द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं वो सब्जियां गवर्नमेंट ने महंगे में बोली तो आगे अपने जेब पे पड़ी, महंगे में आएगी तो आपको और महंगे में। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, मरे अपन ही, ठीक है, प्रैक्टिकली भरवाया अपने से। पर गवर्नमेंट जानबूझ के बीच में इंटरवीन करने आई, क्योंकि अगर वो बीच में ना आती तो फिर सबसे बड़ा पंगा हो जाता। प्याज की रेट याद है क्या? एक टाइम वो राहुल गांधी तो अपनी बहनों को राखी में प्याज गिफ्ट कर रहा था, सर्च कर लो, जो जो राखी बांधने का उसको प्याज दे रही थी। एक दी तो 2 राखी ले आई, घर में ज्यादा होंगे भाई उसके। The other 10 director represents the different sectors of the economy such as agriculture, industry, trade and professions. All these appointments are made for a period of 4 years. Now comes this कि ये जो बोर्ड बनता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर 4 years. अच्छा, अब अक्रॉस आरबीआई एक्ट, पूरे आरबीआई एक्ट में इस चीज को कांस्टेंट रखेंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस विल बी 4 years, कभी भी चेंज नहीं होगा ये, ठीक। आ जाए, द गवर्नमेंट ऑल्सो नॉमिनेट्स 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल एज। अच्छा देखो, अब गवर्नमेंट ने कहा कि अपन भी तो थोड़े आदमी बिठाएं अपने, ऑल्दो ये भी अपने ही गांव के हैं, पर हम बोल के बुलाएंगे कि भाई हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठने चाहिए यहाँ पे। सो द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो नॉमिनेट 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल एज डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तो इस बोर्ड में एक एडिशनल बंदा आ सकता है, 1 एडिशनल मेंबर, मेंबर मत बोलना, डायरेक्टर बोलो, 1 एडिशनल डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वहां पे उस बोर्ड पे, ठीक है।
हु इज यूजुअली, अच्छा यूजुअली आता कौन है? जो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी होता है ना गवर्नमेंट का इंडिया का, वही इस बोर्ड पे आता है। कंपलसरी है क्या? नहीं है, बट द प्रैक्टिस इसकी फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पे आके बैठता है आरबीआई के अंदर। हाँ जी, यहां तक का डायग्राम सही जा रहा है अपना एकदम। बढ़े आगे। द डेप्यूटी गवर्नर एंड द डायरेक्टर नॉमिनेटेड, अच्छा आप देखो बात समझना, अपने डायग्राम पे आ जाओ वापस से, नोटिस करो मैंने डेप्यूटी डायरेक्टर को किन की पोजीशन पे साथ में खड़ा रखा है? गवर्नर, ये डेप्यूटी गवर्नर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनको मैंने सेम पावर पे छोड़ा है, कुछ अलग पावर नहीं रखा इनका। इसका ये मतलब है कि इनके पास ये राइट है दैट द डेप्यूटी डायरेक्टर्स, सॉरी द डेप्यूटी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर may attend the meeting। जो भी मीटिंग होंगी ना आप वो अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एट दैट मीटिंग। लॉजिक एकदम क्लियर है। आपकी सेम फुटिंग वाला आदमी, आपका गवर्नर वहां पे है, जो सीईओ है, उसकी वोट ऑलरेडी है, तो आप वापस से उसको रीअसर्ट नहीं कर सकते। हाउएवर गवर्नर नहीं आया मीटिंग में तो क्या तब इनको वोटिंग करने दे सकते हो? यस, तब इनको वोटिंग करने दिया जाएगा। एक बार रीड कर लो फिर लिखा के देता हूं। The deputy governor and the director nominated may attend any meeting of the central board and take part in its deliberation। Deliberations का मतलब होता है discussions, but shall not be entitled to vote। May attend the meeting but are not entitled to vote। अब देखो इसी के आगे लिख लेना, unless the governor for any reason is unable to attend the meeting and a reason for the same has been issued। I'm sorry। Notice for the same has been issued and permission to vote has been given। Sure, let's go ahead। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना, अगर कोई भी बोर्ड के अंदर जो अपॉइंटमेंट था ना, इनको होगा 4 इयर्स। अब आ रहे हैं अपन बोर्ड के अंदर डेप्यूटी गवर्नर्स की बात करने। सो द गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years as the central government may fix when appointing them, and they are eligible for reappointment। A director nominated for a period of holds the office for a period of 4 years and thereafter until his successor is nominated। तो जब जब डायरेक्टर की बात चलेगी तब तब हर जगह 4 years पे रहना, और जब जब डायरेक्टर हटा तब 5। ये 2 टर्म्स आपने चलानी है। जब मैं बोलूं डायरेक्टर 4 पे रुकना, डेप्यूटी गवर्नर्स 5 years। आ जाए, ठीक है। द डेप्यूटी गवर्नर गोज फॉर 5 years एंड जो वापस से अपन ने डायरेक्टर की बात करी तो वापस से जो पहले से नक्की है अपना, डायरेक्टर गोज फॉर 4 years। अच्छा व्हाट इफ एक डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, 4 साल हो गए, पर उसके रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया, पर अभी उसको कोई रिप्लेस करने वाला अपन ने अपॉइंट नहीं किया है, तो क्या करने का? इसको तो निकाल दो एक बार, कि इसका क्या करूं? सर हमने ना पढ़ने की कसम खाई है। क्या हो गया अगर वहां पे लिखा हुआ है एंड देयर आफ्टर अंटिल हिज सक्सेसर इज नॉमिनेटेड? अगर वहां पे लिखा भी है सर कि जब तक वो वहां पे रहेगा तब तक उसके बदले कोई नहीं आ जाता, हम ये क्यों पढ़े? वेरी गुड बेटा।
Next is no act or proceeding of the board can be questioned on the ground of the existence of any vacancy or any defect in the constitution of the board. अगर किसी ने कंपनी लॉ शिद्दत से पढ़ा है ना, तो ये पॉइंट कंपनी लॉ का है वापस से. कंपनी लॉ के अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि मान लीजिए कि एक डायरेक्टर ने अगर कोई काम कर दिया और काम करते वक्त उसको नहीं पता है कि वो डिस्क्वालिफाइड था, और लेटर ऑन काम खत्म होने के बाद पता पड़ता है कि वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड था, तो ऐसे केस के अंदर डायरेक्टर के वो किए गए काम वैलिड ट्रीट किए जाते हैं. क्यों वैलिड ट्रीट किए जाते हैं? क्योंकि जब उसने काम किया उस टाइम पे उसको पता नहीं था कि वो डिस्क्वालिफाइड है. हाउएवर जिस दिन उसे पता पड़ गया कि वो डिस्क्वालिफाइड है, उसके बाद से उसका क्या होगा, हर काम इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी क्वेश्चन. सेंट्रल बोर्ड का किया गया कोई काम और कोई प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. कौन से ग्राउंड के ऊपर? मेयरली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी. कि नहीं आपके बोर्ड में 14 लोगों से कम थे, वैकेंसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता. और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये बंदा आपके बोर्ड चाहिए था फिर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आरबीआई बोला बाकी सारे लोग तो वैलिडली बैठे हुए थे ना, अगर एक आध जने के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई एक आध जने के बोर्ड पे आने से आप कोई क्वेश्चन उठाते हो तो ये तो हमारी बेइज्जती है. तो आप आरबीआई के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं ला सकते एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड. कमिंग डाउन, क्या एक डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के अंदर जब रिटायर होता था तो उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? यस, अगर वो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है तो यहां भी रीअपॉइंटमेंट होगी. अब रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. खत्म. हाँ जी, लोकल बोर्ड आगे आपको एक मिनट बता रहा हूं, पर दोस्त जो मैंने आपको भी इतनी मेहनत करके पूरा चार्ट बनाया, ये क्वेश्चन आने का अच्छा चांस होता है. दैट मतलब एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई और डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस बाय आरबीआई एंड आल्सो द सुप्रीम स्ट्रक्चर वर्किंग अंडर आरबीआई. सो दे कैन आस्क यू समथिंग अबाउट द सेंट्रल बोर्ड, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिखा के दिया है. इसका नेक्स्ट वाली जो चीज है बिट्टू, लोकल बोर्ड्स ब्रैकेट में डाल देने का BBIMPNH और राहुल गांधी, वॉट एवर यू फील इज बेटर. लिख लिया आप लोगों ने ये सब? कुछ लिखना है और? चलिए. अच्छा, लोकल बोर्ड्स कहां पे थे? 4, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई. चलो. The Reserve Bank governor and a maximum of 4 deputy governors are also the ex officio directors on the central board. The Reserve Bank also has 4 local boards constituted by the central government under the RBI Act, one of each हर डायरेक्शन से, from western, eastern, northern and southern areas of the country which are located in Mumbai, Calcutta, New Delhi and Chennai. Each of these boards have 5 members. अब इस हर बोर्ड में कितने कितने लोग आएंगे? 5-5 लोग. ये जो लोकल बोर्ड होते हैं ना, इनमें 5-5 लोग हैं. Each of these boards have 5 members appointed by central government for a term again for 4 years. मैंने कहा था जहां जहां पे तुम डायरेक्टर लाओगे वहां वहां 4 साल लाते जाना. For 4 years and thereafter until his successor is appointed. They are eligible for reappointment and the members of the local board shall elect among themselves one person to be the chairman of the board. These board, अच्छा इन boards का काम क्या है पहले देख लो. Represent territorial and economic interest of their respective areas and advise the central board on matters such as issues relating to local cooperatives and indigenous banks, मतलब new comings developing banks. They also perform other functions that the central board may delegate to them. देख लीजिए अब जल्दी से. हमने ऊपर लिखा था कि भाई आरबीआई के टॉप बॉडी में कितने? 4 लोग लोकल बोर्ड से भी आते हैं. ये लोकल बोर्ड्स हमारे नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न साइड से एक एक सिटी से उठाए गए हैं. कौन सी सिटीज थी? एक एक बोल देते यार. कोलकाता, थलैवा एंड गणपत. चलेगा क्या एकदम? अब इन सब का जो बोर्ड है इसके अंदर भी कितने कितने लोग होते हैं? 5 मेंबर्स और 5 डायरेक्टर्स इन ईच थिंग. इनका टेन्योर भी कितने साल चलता है?
4 ईयर्स के लिए चलता है, 4 सेम सेम सेम, एकदम सही है। अच्छा, ये सब लोग क्या करते हैं, अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव कहां भेज देते हैं भाई, अपने आरबीआई में ऊपर की तरफ। अब इनका क्या काम है, ये सब अपने बीच में एक चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। जैसे न्यू दिल्ली वाला अपने बीच में किसी को चेयरमैन अपॉइंट करेगा, कोलकाता अपने बीच में किसी एक को, चेन्नई अपने बीच में किसी को, और मुंबई एक चेयरमैन अपना अपॉइंट करेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और देखते हैं कि इनकी टेरिटरी के अंदर जो एरिया आ रहा है, इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये किसको एडवाइस करते हैं, ये किसको एडवाइस करते हैं बेटा, आरबीआई को। और आरबीआई में किसको, सेंट्रल बोर्ड को। डन क्या, टफ तो नहीं जा रहा आरबीआई एक्ट, सिंपल एकदम, समझा कितनी। अब आते हैं नेक्स्ट आपके फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक पे। भाई साहब क्वेश्चन आने का पूर्ण चांस यहां से है, अति उत्तम चांस है। लिख लिया बेटा, पुरुषोत्तम, सब देख रहे हैं किसको बोला, ठीक है, धन्यवाद। लिख लो, कम ना पड़ जाए। हाँ जी, अब आते हैं अपने आरबीआई के फंक्शंस पे। आपके लिए मासूम सा छोटा सा एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर के अक्षर पढ़ने की कोशिश ना करें, आपकी आंखों में होगा दर्द। इस तरफ वापस से दिए हैं राइट साइड में। The purpose for which the Reserve Bank of India established as India's central bank have been spelled out in the preamble to the RBI Act, which states as follows: to regulate the issue of bank notes. Wow, आपकी बैंक नोट्स रेगुलेट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको सौभाग्य दिया है आरबीआई का ये काम करते हुए खुद देखने के लिए। एंड द कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, भारत में स्टेबिलिटी रहे इसलिए हमेशा रिजर्व्स बनाते हैं। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स advantage, that it is essential to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy. बेटा जो वर्ड पढ़ रहे हो ना, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपके चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज पढ़ने वाले हैं अपन। अभी के लिए खाली ये चीज़ ध्यान रखनी कि आरबीआई क्रिएट की गई थी हमारी करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, हमारे लिए रिजर्व्स रखने के लिए, बैंक नोट्स इशू करने के लिए। एंड अब जो मैंने 3 फंक्शंस बोले उसके संग 9-10 फंक्शंस और जोड़ लो। द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी समराइज्ड एज अंडर, देख लीजिए, बैंकिंग फंक्शन, इशू बैंक नोट्स, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस, पब्लिक डेट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशंस, सुपरविजन ऑफ एनबीएफसीज, सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। ये है आपका पूरा चैप्टर। ये जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना, अब बस आगे वाले सारे टॉपिक यही है, जो वर्ड पढ़ते जाओगे वो बात आती जाएगी। देखते हैं आज के दिन में कितने कवर कर पाते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बस तूने बाल कटाते वक्त भी ऐसे ही बोला होगा ना, नहीं को आधे में छुड़वा के निकले तुझसे बस आ जाओ। सबसे पहले बैंकिंग फंक्शंस। अच्छा एक से है ना, जेन्युइनली एकदम टाइम पास, इतना टाइम पास है नहीं है, यहाँ से एंड तक ये सारे फंक्शंस आपका मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर कवर कर देगा। आप अगर खुद नोटिस कर लो आपने कितनी सी देर पढ़ाई की और आप लोग कितना जल्दी इसमें आरबीआई में आगे बढ़ रहे हो, तो इट्स क्वाइट डायरेक्ट। चलो शुरू कर दें। वेरी गुड बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। सो वी आर लर्निंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो मेरा इस बार का प्रेडिक्शन है आपके इस वाले अटेम्प्ट में आने के लिए। ठीक, शर्त लग गई। साले जो दूसरे लोग बैठे ना जिनका लेट है, इनका नहीं आया तो तुम्हारे तो 100% आना है, तो प्लीज दोनों ध्यान दो। बैंकिंग फंक्शंस। द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ आरबीआई इज एंट्रस्टेड टू द सेंट्रल बोर्ड। क्या ही हमको पता था कि जनरल फंक्शन सुपरिटेंडेंस सेंट्रल बोर्ड को दी गई है।
having nominees from central government and directors appointed under section 8 of RBI Act. The board of RBI is headed by the governor and assisted by not more than 4 deputy governors. बेटा यहाँ पे ऊपर जो अपने डायग्राम बनाया था देखो, the board is headed by the governor और साथ में डेप्यूटी गवर्नर भी होता है, तो इसने लिमिट बता दी कि कितने डेप्यूटी गवर्नर साथ में होते हैं, 4. अब ये मत बोलना कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं था हमको, ये मेरी छाती पे जो तुम लोकल बोर्ड लेके बैठे हुए हो ना, उससे 1 2 3 4 ही आते हैं. ठीक है, वापस आ जाते हैं. The board exercises all powers and does all the acts, things which may be exercised by the RBI. Section 17 of RBI Act enables RBI to do banking business. Wow. So सबसे पहला आपका बैंकिंग फंक्शन. बेटा जहां पे सेक्शन 17 लिखा है ना, वहां से हमारा आंसर स्टार्ट होगा. जब आप बैंकिंग फंक्शन के बारे में बताओगे उससे पहले की बातें हवाबाजी मत करना. सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट आरबीआई को अलाउ करता है कि आपको बैंकिंग बिजनेस करना चाहिए. अब एक मिनट, बैंकिंग बिजनेस मतलब क्या है? नॉर्मल डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, लोन देगी बैठ के? नहीं, ये किसके बिहाफ पे चलती है? मैंने क्या बोला था, आरबीआई को और क्या क्या बुलाते हैं? बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक. तो ये बैंकिंग बिजनेस किसके साथ करती है? गवर्नमेंट के साथ और बैंक्स के साथ. आ जाओ देखो, इट स्टेट दैट आरबीआई में ट्रांजैक्ट वेरियस बिजनेसेस सच एज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिपॉजिट्स ले सकती है, शॉर्ट टर्म फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. आ जाओ भाई, तो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. और क्या कर सकती है? कहां गया? सेल एंड रीडिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. शॉर्ट टर्म लोन्स दे सकती है, एडवांसेस दे सकती है बैंक को. Annual contribution to National Rural Credit Funds, dealing in derivatives, purchase and sale of government securities, purchase and sale of shares of State Bank of India, National Housing Bank, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, making an issue of bank notes. तो अब अपन ने क्या क्या चीज़ इसमें से याद रख सकते हैं जो बहुत ईजी है. देखो ये सारे फंक्शंस है बैंकिंग के अंदर के, अपन कितने याद रख सकते हैं वो बात करते हैं. पहला याद रह जाएगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विदाउट इंटरेस्ट. इशू करेंसी नोट्स याद रह जाएगा, इशू करेंसी नोट्स याद रह जाएगा. चलते हैं. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज याद रह जाएगा. यस, ये सारी चीजें तो बहुत बहुत जनरल है. तो ये काम करती है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, करेंसी इशू करने का, डिस्काउंटिंग करने का बिल ऑफ एक्सचेंज की. और क्या याद करा दें आपको? और क्या डालोगे यार? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि आपके सेबी का भी पार्ट है तो आपको ऐसे याद रह जाएगा. परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अच्छा बेटा ना, अगर अभी तक शायद आपका विकास सर के साथ डिस्कशन नहीं हुआ होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बुलाते हो, GILT एज सिक्योरिटीज भी बुलाते हो. तो कभी मान लो कि ऐसे पेपर में कुछ ऐसा वर्ड देखने को मिले ना, दैट द आरबीआई डज द फंक्शन ऑफ परचेजिंग गिल्ट एज सिक्योरिटीज, तो कंफ्यूज नहीं होना अपन ने. GILTEDGE स्पेस दे देना दोनों के बीच में. गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कुछ अलग नहीं होता. ठीक है, और प्लीज GUILT मत लिखना. अच्छा एक बात बताओ, अरे GILT गंवारो, आई फील द गिल्ट. अच्छा यहां तक ठीक है. अब देखो कहीं ना कहीं पे क्या आपको दिखा कि ये सारे के सारे इन लोगों ने गवर्नमेंट बैंक वाले फंक्शन परफॉर्म कर दिए. अब गवर्नमेंट बैंक के फंक्शन परफॉर्म हो गए. आरबीआई को अपन एक और क्या बुलाते थे? बैंकर्स बैंक. आ जाओ अब दूसरी वाली चीज देखो, सेक्शन 18 क्या बोल रहा है. Similarly, Section 18 facilitates the RBI to act as lender of last resort. जब आपके पास कुछ ना बचे, पहुंच जाना RBI के पास. Whereas Section 19 states the list of businesses which the RBI may not transact. This apart, the provision of RBI Act enables the RBI to act as banker to central government and state government. Under Section 20 and 21, the RBI shall have an obligation and right, respectively, to accept money for account of central government and to make payment up to the amount standing to the credit of its account.
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सारा पैसा आरबीआई के पास जमा कराती है, जितना भी उड़ाना है वो उतना ही उड़ा पाएगी जितना उसके क्रेडिट में उसको दिया हुआ है. And to carry out its exchange, remittance and other banking operations including the management of public debt of the union. ये क्या है लास्ट लाइन? ये लास्ट लाइन का मतलब बता दो, मान जाऊंगा आपको. इंक्लूडिंग से बता दो. इसने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे एक्सेप्ट करता है और जितना उनके क्रेडिट में पड़ा हुआ है पैसा उतना लोगों को दे भी देता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी. एंड टू कैरी आउट इट्स एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ द यूनियन. पब्लिक डेट ऑफ द यूनियन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेती है बॉन्ड्स इशू करके, ट्रेजरी बिल्स इशू करके, तो वो पैसा भी कौन संभालता है? आरबीआई. आपको ना भी थोड़े टाइम बाद सिक्योरिटीज में सर एक चैप्टर पढ़ाएंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. जब भी आएगा तो उसके अंदर है ना सर आपको पढ़ाएंगे ट्रेजरी बिल्स. Treasury bills are issued by the RBI on behalf of the government whenever the RBI feels that there is some kind of deficit for the government, या फिर अगर कभी भी RBI को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो वो ये बॉन्ड्स इशू कर देते हैं ताकि लोग अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दें. मार्केट से पैसा बाहर निकल जाएगा तो महंगाई वापस कंट्रोल में आ जाएगी. तो ये ट्रेजरी बिल्स इशू करने के रीजंस होते हैं. तो ये जो सारा पैसा है वो कहाँ पे सेव किया जाएगा? RBI के पास. किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट में. आ जाओ. तो ये था आपका सबसे पहला बैंकिंग फंक्शन. डाल देंगे अपन अपने सारे बैंकिंग फंक्शंस. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी आप है. आप लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है. आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करते हैं. बस इतने फंक्शंस अगर आपने आरबीआई के डाल देना बैंकिंग फंक्शन, डरो मत, वो खाली बैंकिंग नहीं पूछेगा, पूछेगा तो मल्टीपल फंक्शंस ही पूछने वाला है. एकदम ठीक. ये था आपका बैंकिंग फंक्शन. अच्छा, दूसरा तो मतलब अपना फेवरेट है एकदम. बेटा कुछ रह गया? कुछ बोलना. डाउट तो नहीं? प्रॉमिस? भगवान की कसम? कौन से वाले? हाँ भाई, इंडिया में भगवान पे बहुत रिस्क है. चलो, पहला खत्म. पहला फंक्शन क्या था? बैंकिंग फंक्शन. दूसरा इशू फंक्शन. अच्छा, इशू क्या क्रिएट करोगे बे? बैंक करेंसी इशू करते हैं मित्रों. अभी अभी रिसेंटली आपको एक झटका दिया गया था रात को 8 बजे 2016 नवंबर 8. डीमोनेटाइजेशन. मित्रों यू आर गॉन. उन्होंने आके कहा था आपके पास जो भी अभी पैसा है अब वो पैसा नहीं है. तो क्या आरबीआई के पास ये पावर है कि एक लीगल टेंडर, बेटा लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? करेंसी जो मार्केट में इशू की गई है, क्या आरबीआई के पास ये राइट है कि एक लीगल टेंडर को ऑन द स्पॉट सीज कर दे और बोल दे कि आज के बाद उस लीगल टेंडर की कोई इज्जत ही नहीं है, जैसे राहुल गांधी की? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू कनेक्ट विद द टॉपिक. यस, ऐसा भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. आपको करके दिखाई था. 4 घंटे आपके नोटों की इज्जत रह गई थी. तुम रोड पे भटक रहे थे उस दिन पेट्रोल भराने के लिए, हे भगवान कल क्या करेंगे. ऐसा कुछ लोग तो पी के भी आ गए थे ना कि बाद में देखी जाएगी जो. चलो आ जाते हैं वापस. अब पहले के टाइम, अब एक चीज ध्यान देना, इशू फंक्शन. क्या आरबीआई 1 रुपए के नोट इशू कर सकती है? बस बेटा यही. आरबीआई ने कहा हम भिखारी नहीं है, ये 1 रुपए ना तुम खुद इशू कर लेना. अच्छा, क्या आरबीआई 1 रुपए आरबीआई ने बोला मैं नहीं इशू करूंगा 1 रुपए, 2 रुपए? आरबीआई का नहीं नहीं नहीं, अपने पास टाइम नहीं है. फिर आरबीआई को हमने बोला सिक्के, बोला काम नहीं है हमारे पास. सर 2-2 हज़ार के नोट पड़े हुए हैं, तुम्हें आलतू फालतू 1-2 रुपए की चीज़ करवा रहे हो मेरे से बैठ के, और कितनों के पास अभी जेब में 1 रुपए का नोट है. बस यही भिखारी है साले. द आइडिया वाज टू कमेंट. हाँ वहाँ पे, हाँ पर मतलब ओल्ड. अभी कोई नया नोट कभी 1 का कोई आते हुए देखा आपने? नहीं देखा, ठीक है. कोई नया नोट नहीं आता अभी. क्या परम तुझे 1 और 5 में फ़र्क पता है? मैं तुझे 1 मुक्का मारूँ और 5, जो फ़र्क है ना वही 1 और बाद में. लेटेस्ट नोट दिखा 2019 का नोट मुझे. तो डीमोनेटाइजेशन के बाद के तो जादू बता रहा हूँ.
कब का है ईयर? बस खत्म, उसके बाद पैक कर दिया अपन ने। 1-1 रुपए मांग के आते हैं साले गरीब। हाँ, कलेक्शन करते हो, लाइफ गोल्स। अच्छा, इन आइदर केस बचाओ 1-1 रुपए, जमा करो, गिड्डियां बनाओ 1-1 रुपए की। एक की गिड्डी बनाई तो कितने में मिलेगी वो? 100 रुपए। ठीक है, आ जाओ, चलो वापस से। अच्छा, बट आरबीआई अपने अंदर 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के सिक्के इज्जत हीच नहीं देता, बोलता कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं इशू करने वाला। मेरा काम है कि मैं बड़े नोट इशू करूं। कहां से चालू करूंगा? 5 रुपए से चालू करूंगा। 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। बीच में 1000 का नोट मासूम हुआ करता था, पर अब वो भगवान की कृपा और मोदी जी की कृपा से नहीं है, वो गुजर गए। 1000 का नोट है क्या तुम्हारे पास किसी पास? कर रखे क्या? रखो, बाद में बिकेंगे। हाँ, वो फ्यूचर में बिकेंगे। अबे साले जेब कतरे। चलो, RBI has the sole right to issue currency notes, bank notes in India, and the issue function of bank note is performed by the issue department, which is separated and kept wholly distinct from the banking department. RBI issue all the currency except 1 rupee notes and coins. 1 रुपए के नोट और कॉइन RBI ने बोला मैं इशू नहीं करने वाली। क्यों? उसके लिए अलग एक्ट है, 1 रुपए के सिक्कों का और आपके नोट का। And coins which are issued by the Ministry of Finance. Currency notes issued by the Reserve Bank are declared unlimited legal tender. याद रखना, what do you mean by unlimited legal tender? जब तक सीज नहीं करोगे तब तक ये टेंडर अलाइव रहेगा, इस पैसे को आप यूज कर पाओगे, चाहे नोट कितने भी पुराने हो जाए। Note, RBI has a separate dedicated department called Department of Currency Management for this function. ठीक है। RBI recommends central government the denomination of bank notes. अब देखो, इशू फंक्शंस के अंदर सबसे पहले RBI क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। RBI क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि किन डिनोमिनेशंस में आपको नोट इशू करने चाहिए। आपको नहीं लगता कि 2000 का नोट अभी अपने इंडिया की करेंसी के लिए बहुत जल्दी था? कुल मिला के लोगों को जिनको नई तिजोरी लेनी पड़ती, उनका काम ईजी हो गया, क्योंकि 1000 के नोट अगर जम नहीं रहे हो तो अब 2-2000 पे उनके पैसे आराम से जम गए। में से कितने लोग 2000 इतना फ्रीक्वेंटली यूज कर पाते हो? मतलब अपनी बाइंग कभी भी है ना, अपन डायरेक्टली जाके 1700-1800 की चीज नहीं खरीदते। आपकी चीजें आज भी अपनी इंडियन करेंसी में जो अपनी डेली चीज चलेगी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 ऐसे चलने वाली है। अपन ऐसे मल्टीपल्स में चलते हैं। डायरेक्ट 2000 का नोट, जब नया 2000 का नोट आया था, आप बैंक से विड्रॉ करने जाओ तो 2000 का ही निकलता था। एक पिंक कलर का नोट जिसपे वो अपने गांधी जी हंस रहे होते थे गजब तरीके से कि मजाक हुआ तुम्हारे साथ, घूमो लेके। ठीक है, गजब हंसी होती थी उनके मुंह पे। आप देखना वो ज्यादा हंस रहे हैं, हल्का सा RBI ने ब्रॉड किया उनकी हंसी को। ठीक है, अलग लेवल पे हंसा हुआ आदमी। बट हंसी का फायदा क्या? मैं कहीं पे भी वो नोट लेके गया, कोई लेने को तैयार नहीं, छुट्टी देती नहीं थे। कुछ भी कर लो तुम, मर जाओगे तब भी नहीं देंगे। एक बार के लिए उधारी पे दे देंगे पर छुट्टे नहीं देंगे। पता नहीं कहाँ पे उनको पुराने वाले पे इतना मजा आ रहा था, बहुत दिक्कत। पेटीएम का दौर आ गया अपने पापे, पर 2000 की करेंसी इतना इजी नहीं चली। अब जाके अपन धीरे धीरे 2000 की करेंसी पे अडेप्ट होने आ रहे हैं, और अभी भी आने वाले 1-2 साल तक एक वो जो अभी आप लोग तो क्या सब अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिली से आ रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। आप 2000 के नोट ऐसे देख लेते हो। आप जेन्युइनली थोड़ा सा गाँव खेड़े में उतर जाओ। अच्छा, अगर मैं आपको 2000 रुपये देखो गाँव में भेज दूँ, कौन सा सही काम कर सकते हो उन 2000 रुपये से? प्रैक्टिकली क्या ले लोगे भाई 2000 रुपये में? ऐसा 1000-2000 रुपये ज़्यादा मिला लो, तुम तो गांव खरीदाओगे। तो प्रैक्टिकली गांव के अंदर कुछ है ही नहीं यार, आप इतना चले जाओ। ये तो आप पुणे के अंदर आ गए कि पुणे में लोगों ने कह दिया चलो और तुम्हारा नोट यूटिलाइज करा देते हैं, हर चीज़ महंगी कर देंगे हम लोग। तो तुम इतनी महंगाई में हो तो 2000 के नोट चलते हैं। दैट करेंसी इज नॉट येट इन फंक्शनिंग। अच्छा, आपको पता है ना 1000 का नोट वापस आने वाला है। इफ यू हैव नॉट हर्ड दिस, आई एम टेलिंग यू, 1000 के नोट्स आर कमिंग बैक अगेन। क्यों ला रहे भाई? पर्पस है, लाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, 1000 के नोट चाहिए अपने को अपने यहाँ पे। 2000 रुपये के नोट जेब में भी रखो तो इतनी जेब अजीब सी फील होती है ना, मुझे तो भारी भारी के कुछ हो ना जाए। सो RBI गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई किन डिनोमिनेशंस में नोट आने चाहिए। सेकंड, कलर RBI नहीं बताती, कलर मोदी जी के खुद के हैं। RBI recommends central government for design and form and material of bank notes. ठीक है भाई, किस तरीके की डिजाइन बना सकते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि वही RBI जो हमारे यहाँ पे पहले इतने क्लासी नोट बनाता था। अच्छा, आप सबने ओल्ड करेंसीज तो यूज की है, वो नोट थोड़े से बड़े थे, एक्सेप्ट दैट
मेरे को उन नोट्स के अंदर कोई एरर नहीं दिखता था। अपनी पहले वाली करेंसी बहुत क्लासी हुआ करती थी, कलर्स भी बहुत डिस्टिंग्विश थे, आप जेन्युइनली फील कर पाते थे कि 1000 का नोट कौन सा है, कलर से ही पता पड़ना चाहिए था। अभी नोट देख रहे हो, येलो, पिंक, पर्पल, ऑरेंज। अबे नोट ले जा रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, जेब में तुम लोगों ने क्या कर रखा है? हाँ हाँ पूरा, अरे यार उसने पूरा तुम्हारे जेब में जामफल रख रखा है यार, अलग अलग रंग का, पता नहीं क्या कर दिया उसने, लाल पीला हरा नीला कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत बहुत गजब तरीके से बनाया इसने। तो यूजुअली आरबीआई का काम है आपको डिजाइन, नोट का स्ट्रक्चर, जो अपकमिंग ट्रेंड आ रहा है, देखिए इस बार सारे नोट बड़े कॉम्पैक्ट कंसाइज्ड आए, कुछ भी कर लो ठीक है। और मटेरियल याद है क्या, ये मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई, नोट की क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। अच्छा देखो, आप है ना कोई पुरानी करेंसी उठाना, जो आप लोग के पास आज भी सेव्ड हो ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, सोनम गुप्ता बेवफाई टाइप्स, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, ठीक है। सब लोग नोट पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे जबरदस्ती, मैंने मेरे पिताजी को देखा जबरदस्ती 3-4 बार गिन गिन के सेम गिनती के ऊपर बार बार लिखते थे, 100, 100, 100, अरे सेम मतलब है, बार बार क्यों नोट पे लिख रहा है, उसको ऐसा लगता था कि 3 बार हो गए पैसे, तो जबरदस्ती गिनने का। अभी वाले नोट पे लिख के दिखाओ, अपन पेंसिल लेके हल्का सा स्लो डिजाइन बनाते हैं ताकि भाई इजीली रब हो पाए, टेंडर ही एक्सेप्ट नहीं होगा, बैंक वापस नहीं देगी अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो। आप मटेरियल, फॉर्म, स्ट्रक्चर, इनके ऊपर आप लोग, आरबीआई आपको रेकमेंड करती है कि किस तरीके की बैंक नोट्स को अपन लोग क्वालिटी में संभाल के रख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, ये बात तो जाहिर है कि इंडिया के अंदर तो आरबीआई को आपने काम नहीं करने दिया, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्ररी आपको पता है ना, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अपन ने अपना आरबीआई गवर्नर चेंज कर दिया था। पुराने नोट देख लो, कुछ एक ऐसे कुछ नाम सुना है क्या, रघुराम राजन, ऐसा, उस मासूम को से धक्के मार के बाहर निकाला, उसकी जगह लेके आए गुजराती, दोनों साथ में बैठे, ऐसे रेनबो वाला कलर सामने खोले, बोले सेलेक्ट कर, पिंक, ब्लू, येलो, ऑरेंज, और कौन सा बच गया, पर्पल, ले 100 का बना दे पर्पल वाला, ऐसे हालत कर दी। अरे यार क्या क्या नोट बनाए, मतलब डॉलर फील आता। और ऊपर से अफवाह फैलाई कि नोट में चिप डली हुई है, 5-6 दिन तक मैं ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, गांधी जी को किस किस एंगल से देखा है मैंने, गांधी जी यूं किया भाई क्या कर रहा है, इतनी खराब चीज हालत कर दी। सो इतना खराब। सो आरबीआई recommends सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिजाइन एंड फॉर्म्स, सो आरबीआई ऑल्सो कैरीज आउट द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा अब आरबीआई का काम क्या है, अच्छा अगर आपका नोट हल्का सा फट जाए ना, तो ये क्या है, तो ये तो हम भारतीय हैं, तो हम क्या करते हैं ना, एक 5 रुपए की सेलो टेप खरीदते हैं, फिर उस नोट को अलाइन करते हैं, फिर उस पर ऐसे टेप लगाते हैं, कट करते हैं, फिर उनको 10 नोट के बीच में फंसाते हैं और चिपकाते हैं, और अगर अगला बंदा नहीं देख पाया तो आप 2 सेकंड में पहली फुर्सत में रवाने हो जाते हैं वहां से। ये स्कीम अपनी एकदम कांस्टेंट चलती है, ठीक है ना, ये सबका है। पर बस ये बताना था कि आपका नोट कितना भी फट जाए, अगर वो आपका नोट है ना, आप बैंक से जाके बदलवा सकते हैं, ये आरबीआई ने आपको अलाउ किया। ये शायद अपने घर वालों को पता ही नहीं था, मेरे को तो मेरे पिताजी जेन्युइनली नोट देते थे चिपकाने के लिए, बैठ के लिए बेटा बैठ के खेल चिपका, और टेढ़ा चिपक गया ना, जो मेरा मुंह टेढ़ा करता था वो आदमी जबरदस्ती किसी चक्कर में, ऐसा। सो RBI also carries out the following functions. It ensures an adequate supply of clean and genuine notes. RBI along with the government is responsible for designing, production and management of currency of the country. आगे जो टॉपिक दिया है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो मोदी जी आपको 2 साल पहले ही समझा गए थे। Denominations of the notes currently. So at present notes in India are issued in the denomination of 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 with different colors. The printing of rupees 1 and rupees 2 denominations has been discontinued. अब इसको discontinue कर दिया गया है. Notes in this denomination issued earlier are still valid in the circulation. However, अब अपन ने बोल दिया कि इन नोट्स को और इशू करने की जरूरत नहीं, इनको डिसकंटिन्यू कर दीजिए. तो पहले वाले जो नोट्स हैं अगर वो फट भी रहे तो आपको हम लोग करेंसी रिन्यू कर देंगे, पर अब नए नोट्स नहीं आते इनके, बंद. तो अब जिनके पास हैं ये एंटीक बन जाएंगे ओवर द टाइम. अपने दादा परदादा अपने को 25 पैसे के सिक्के ये सब दिखाते थे, बस अब ये वही वाला टाइम है. जब तुम दादा बन गए लकीली तो तुम दिखाते रहना अपने बच्चों को. हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस. ठीक है, इशू फंक्शन समझ में आया बेटा? 2 फंक्शंस पढ़ दिए, बैंकिंग फंक्शन, इशू फंक्शन. अब चल रहे हैं तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन. चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं?
चले, ये भी एकदम टाइम पास है। अच्छा, अब मॉनेटरी फंक्शंस का मतलब क्या होता है यार, इनको है ना एनालाइज करना है कि मेरे मार्केट में मेरे कंज्यूमर्स जो चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या जितना वो कमा रहे हैं वैसे ही वो कमा पा के उतनी चीज़ें खरीद पा रहे हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपने कोई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लानी है कि मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाए। सिंपल इनफ। The central government in consultation with the RBI determines the inflation target। कितना इन्फ्लेशन आ गया आपको क्या लगता है? आप लोग अपने एफडी में, आप एफडी कराते हो, कितने परसेंट रिटर्न आता है आपको? किसी ने 16 बोला? आता हो ना, अभी जाते जाते 10 पेटी लेते जाना मेरे से, जहां पे 16% है डाल देना जाके। ठीक है, इफेक्टिवली बोलूँ ना, टैक्स हटा के 7.5%। ठीक है, टैक्स हटा के 7.5, मुंह पे दिखाने के लिए 8% बोलते हैं, आपको 7.5 के आसपास आता है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 8% इंटरेस्ट है। द वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, हर साल भारत 4% से महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है 4% से। तो अगर आज जो आपके 100 रुपए कर पा रहे हैं ना, अगली बार उसको करने के लिए 104 रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको, वही चीज़ नेक्स्ट ईयर में। नोटिस करके देख लेना। ठीक है, दिस इज द इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है। आज आपने अगर एफडी कराई ना 100 रुपए की, तो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे 108 रुपए। पर वैसे भी जो चीज़ पहले 100 कर पाता था, अब उसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? 104। प्रोडक्टिव फायदा कितना है तुमको? 4 रुपए का, 4% का। और उसमें भी आप टैक्स भरते हो, मतलब 3.5 रुपए के लिए या 3.5% के लिए तुम लोग अपना पैसा 1 साल के लिए ब्लॉक करके रखते हो। सो कमिंग डाउन टू दिस पॉइंट, महंगाई अगर इसी लेवल से बढ़ रही है, एफडी के रिटर्न्स या फिर हमको बैंक को भी हमारे को अच्छे रिटर्न्स देने ही पड़ेंगे। अगर आपने हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे हम लोग अपना जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो मैच नहीं कर पाएंगे। और ये काम हमारे आरबीआई का होता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज इस तरीके से डिवाइस की जाए कि आप सब लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जी पाएं, हर चीज़ अफोर्ड कर पाएं। एक टाइम याद है जब पेट्रोल की हालत 90-90 रुपये टच करने पहुंच गई थी। हालत देख लो, मतलब गाड़ी चलाने का मन उतर गया था। अननेसरी लोग जबरदस्ती की स्पीच देते थे कि साइकिल चलाइए फिटनेस के लिए। ठीक है, वो फिटनेस नहीं होती थी, मजबूरी होती थी। ठीक है, तो ऐसी हालत ले आए थे। दैट टाइम ऑल्सो आरबीआई हैड टू सी समथिंग कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में इस तरीके से हालत चली तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आप गाली किसको दोगे? गवर्नमेंट को गाली दोगे। आरबीआई साइड में सबसे, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट की शील्ड के पीछे बैठा है। आप आरबीआई को कभी गाली नहीं देते हो, गाली खाएगी गवर्नमेंट जो भी। और गवर्नमेंट में भी पर्टिकुलरली एक ही आदमी को अपन गाली देते हैं, अच्छा भी हुआ तो वही, खराब भी हुआ तो वाह मोदी जी। ठीक है, आ जाओ। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई शैल डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन द टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर की बेस्ड होता है प्राइस इंडेक्स जो हर साल अपन निकालते हैं, सीएफआई, once in every 5 years, which needs to be notified in the official gazette. Similarly, it is the central government that should constitute a monetary policy committee by notifying in the official gazette. अच्छा, अब देखो, बिल्कुल याद नहीं रखना इस चीज़ को, खाली इस कमिटी के अंदर का कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन देखना जो काम का नहीं है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, deputy governor of RBI in charge of monetary policy, one officer of the RBI to be nominated by the central board and 3 persons to be appointed by the central government। अब आप लोग क्या करते हो, एक मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन देख लो। पीछे मैंने बोला था कि बेटा इस चीज़ के ऊपर आगे चल के अपन डिस्कशन करने वाले, आ गई वही बात। अब समझना, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन क्या करता है, आपकी इन्फ्लेशन रेट निकालता है। कैसे निकालता है? बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर जब इन्फ्लेशन रेट निकालता है तो ये कितने कितने टाइम में अपलोड होती है? एवरी 5 ईयर्स आप अपने ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफाई करते हो कि भाई अभी का हमारा इन्फ्लेशन रेट ऐसा है। देखो, डिफ्लेशन की तो बात ही मत करना भारत के अंदर, भारत के अंदर तो अभी इन्फ्लेशन रेट ही आने वाला है आपका। अच्छा, चैप्टर एकदम सिंपल जा रहा है, अभी तक दिक्कत तो नहीं है? श्योर? The monetary policy committee consists of the governor of the RBI, one. Second, the deputy governor of the RBI in charge of monetary policy. अब देखते हैं कौन कौन आ गए इसके अंदर भाई, आपके मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड के अंदर। ठीक है, पहले आ गया गवर्नर,
गवर्नर के साथ हर बार कौन आता है? डेप्यूटी गवर्नर। पर इस बार कौन सा डेप्यूटी गवर्नर आएगा देखना, जो मॉनेटरी पॉलिसीज का इंचार्ज है आरबीआई के अंदर। डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है। अच्छा है ना, कल जब अपन ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, मैं ना आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ ना आरबीआई के अंदर के अभी जो करंट पर्सनल्स हैं उनके नाम लिखा के दूंगा, जैसे जो चेयरमैन लीड कर रहा है या फिर जो गवर्नर है उनके नाम लिखा के दूंगा। दैट विल बी वेरी इंपैक्टफुल। अपन अगर अपने आंसर्स में इन चीज़ों को मेंशन कर दें, इट लुक्स क्वाइट वेल वर्स्ड कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। कल लिखाता हूँ एंड में, बस मुझे याद दिलाना। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई, सेकेंड द डेप्यूटी गवर्नर, साथ में सेंट्रल बोर्ड के और कितने लोग आ गए आपके? 1 ऑफिसर from the central board and 3 other officers to be nominated by the central government। ये बन गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड। मेरी राइटिंग बहुत खराब है क्या? कल तुम्हारा टेस्ट है ना, मैं बताता हूं तुम्हारे कैसे। थैंक्स। हाँ, सैंक्शंस हेल्प सो मच। साले उसकी खुद की गोबर है, तुम मेरे को क्या बता रहे हो? विकास सर की तो खराब है राइटिंग। अच्छा, देखा देखा, ऐसे घटिया लोग। 3 ऑफिसर्स, तेरा आंसर बेटा चेक करके मैं बताऊं, और मुझे खुद नहीं दिख रहा यार। 1 ऑफिसर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। आपका सिक्योरिटीज का टेस्ट भी है ना इस वीक में? कल ही है ना? आज सर बोल रहे थे मेरे को। हाँ, मेरे को तो सर ने बोला था कि थर्सडे शायद तक। मेरे को सर ने आज बोला कि आपका सिक्योरिटीज का टेस्ट थर्सडे को है। अगर वेंसडे है तो वेरी गुड, थर्सडे है आई एम सॉरी, मेरे से गलती से सुन गया होगा। तुम पढ़ने पे ध्यान दो, बात ही नहीं करने का। बेटा टेस्ट के लिए आप पढ़ते ही हो, जस्ट सेइंग। खैर ये पढ़ाई कब करे जाके। मेरा भी टेस्ट है अपकमिंग वीक में, सेकेंड ग्रुप का। चलिए, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मेरा कोई टेस्ट नहीं है, तुम रीड करो, सॉरी। आओ। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज बीन एंट्रस्टेड विद द स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। चलो अब जल्दी आ जाओ, जो आपके इन्फ्लेशन टारगेट है इसके लिए ये रेट डिसाइड करते हैं। आ जाइए। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज बीन एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट्स। भाई इन्फ्लेशन रेट से मैच करने के लिए ये लोग पॉलिसी रेट्स लाते हैं कि भाई आपको कैसे रिटर्न्स देने चाहिए, किस तरीके के आपको इकोनॉमी में ग्रोथ देनी चाहिए ताकि आप लोग इन्फ्लेशन से मैच कर पाए। The decision of the Monetary Policy Commission is binding on RBI and the RBI is required to publish a document explaining the steps to be taken to the implement of the decision of Monetary Policy Committee. The meeting of the Monetary Policy Committee are required to be held at least 4 times a year and its decision to be published after each meeting. Monetary Commission आरबीआई के अंडर ही चलती है, ये बताएगी कि कितनी पॉलिसी रेट होनी चाहिए, और जो ये बोलेगी इसका ऑर्डर एडवाइजरी नहीं होता है, इसका ऑर्डर होता है बाइंडिंग on the RBI as well, on the Reserve Bank of India. अच्छा, साल में कितनी मीटिंग करनी चाहिए इनको? 4 मीटिंग्स, और हर मीटिंग, आफ्टर ईच मीटिंग जो भी आपने डिसीजन लिया, आफ्टर ईच मीटिंग जो भी आपने डिसीजन लिया, इट शुड बी पब्लिश्ड। चलें आगे। आपने अभी तक अपने कितने कितने फंक्शंस पढ़ लिए? बैंकिंग फंक्शन, इशू फंक्शंस, और ये तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी कमीशंस। आ जाते हैं अब नेक्स्ट है पब्लिक डेट फंक्शंस। हाँ बेटू, अब आप बात कर रहे थे पब्लिक डेट फंक्शंस की। RBI manages the public debt functions and its procedures.
फॉर दिस द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड, अच्छा इसके लिए एक सेपरेट एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 बनाया विद एन ऑब्जेक्टिव टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो पब्लिक डेट फंक्शंस का मतलब क्या होता है, आपके पास एक जीएस एक्ट बनाया हुआ है अपन ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006. अब ये क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब अपन पब्लिक को कुछ भी इशू करते हैं तो उसको बोलते हो आप पब्लिक डेट फंक्शन. गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक को जब आप सिक्योरिटीज इशू करते हो उसको आप बोलते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट बाय रिजर्व बैंक. दिस एक्ट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर्स एंड मोडालिटीज कंडीशंस. मोडालिटीज का मतलब होता है कंडीशंस टू बी फॉलोड बाय आरबीआई इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक नोट. RBI also has the power to determine the title to a government security if there exists any doubt in the opinion of RBI. जैसे जिस काम के लिए आप इशू कर रहे हो उस चीज का टाइटल भी कौन डिटरमाइन करवा के दे सकता है, आरबीआई डिजाइन कर सकता है. जैसे ट्रेजरी बिल, आप लोग ट्रेजरी बिल यूज करते हो तो ये गवर्नमेंट को अपन ने बोला कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी के लिए दिया जा रहा है ताकि आप आराम से काम कर पाए और अपन इसको वापस करें. हैव यू हर्ड अबाउट दिस बिल, ट्रेजरी बिल? एवरीवन नोज. डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ ट्रेजरी बिल? सुनिए, एक ने भी हाँ बोला तो बताएंगे. अच्छा, अभी ट्रेजरी बिल क्या होता है ना, गवर्नमेंट बोलती है यार कभी भी देखो, ट्रेजरी बिल्स को इशू करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. एक रीजन ऐसा भी हो सकता है कि यार हमको शायद तक गवर्नमेंट को अभी फाइनेंशियल ईयर में डेफिसिट हो गया है, पैसों की जरूरत है, तो ट्रेजरी बिल इशू करके पैसा रेज कर ले, काम सॉर्ट हो जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट टाइम टैक्स आ जाएगा हम वापस कर देंगे पैसा. दूसरा रीजन क्या हो सकता है भाई, कि भाई गवर्नमेंट बोल दे आपको कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और गुड्स कम रह गए, आप सब मार्केट में गुड्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा पैसा कम हो जाए. जैसे ही मार्केट में थोड़ा पैसा कम हो जाएगा हम क्या करते हैं, पैसा अपने पास रख लेते हैं, इनको बोलते हैं तुमको अच्छा रिटर्न देंगे, तुम तो पैसे दे दो. पैसा कम हो गया, अब कम पैसा कम गुड्स को चेस कर रहा है तो वापस से महंगाई कम होने लगती है. तो ये दो रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है. पर गवर्नमेंट बोलती है देख मेरे पास तो टाइम है नहीं और ना मुझे बैंकिंग का काम आता है, और बैंकिंग का काम आता भी होता तो मेरे पैसे किसके पास रहते हैं, आरबीआई के पास रहते हैं. तो आरबीआई को ही बोला जाता है दैट वी ऑथराइज यू, आप हमारे बिहाफ पे जाओ और पब्लिक से डेट रेस करके आ जाओ. डेट रेस करने का तरीका क्या, आप क्या करो, इसको एज अ डिस्काउंट बॉन्ड की तरह इशू करना. डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मान लो दैट द प्राइस ऑफ ट्रेजरी बिल इज 25,000 रुपीज. आपको अगर पहले आपने पढ़ा होगा तो 25-25 हज़ार के मल्टीपल्स में ट्रेजरी बिल्स मिलते हैं. अब आपको क्या करते हैं ना, हम आपको ये 25,000 का बिल 25,000 में नहीं देते, 23,500, 24,000 या फिर 22,500, जो भी उस टाइम आरबीआई को बिड करना होगा, आपसे बिड लेके उस प्राइस पे देता है. मतलब वो आपको कितने का बिल देगा, 25,000 का, पर आपसे पैसे कितने लेगा, 23,000. और जब वो रीपेमेंट करता है ना बेटा, वो आपको रीपेमेंट करेगा पूरे के पूरे 25,000. तो द डिफरेंस बिटवीन जो पैसा आपने दिया और जो ये वापस दे रहा है, ये आपका क्या बन जाता है, रिटर्न बन जाता है ओवर योर ट्रेजरी बिल. तो ये रिटर्न कितना होगा, पब्लिक से कितना पैसा रेज करना है, कितना पब्लिक को ट्रेजरी बिल इशू करना है, इसको ट्रेजरी बिल बुलाना है, इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी बुलाना है, जो भी बोलना है, ये सब कौन डिटरमाइन करके देता है, आरबीआई डिटरमाइन करता है. और आरबीआई जब इसको डिटरमाइन कर रहा होता है, हम क्या बोलते हैं, आरबीआई कौन सा फंक्शन कर रहा है, पब्लिक डेट फंक्शन. समझ लगा. पब्लिक डेट फंक्शंस के अंदर भी आप कौन से एक्ट आ जाते हैं, जनरल सिक्योरिटीज एक्ट 2006. बेटा प्लीज जीएस एक्ट 2006 को आंसर में जरूर मेंशन करना. चले आगे बढ़े. अच्छा, अगेन आरबीआई के कोई भी किए गए फंक्शन को आप कोर्ट के सामने ले जा नहीं सकते. ये अपन ने पहले भी पढ़ा है दैट यू कैन नॉट टेक इट टू द कोर्ट. नाउ कमिंग डाउन टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है. आप लोग के मल्टीपल आने वाले 12 चैप्टर ही फेमा है, सिर्फ और सिर्फ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज, कैसे कैसे चलने वाला है वो. बट इसके अंदर इसने क्या बोला कि क्या आरबीआई फेमा के अंदर भी कुछ करता है. हमने बोला यस. क्या करता है, पहले इस चीज को समझना. अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई क्या करता है, ये बोलता है कि भाई अगर आरबीआई ना होता ना तो मनी एक्सचेंज कैसे होता. अगर आपको मनी एक्सचेंज करना है तो आपको आरबीआई की जरूरत है. हमने बोला क्या सब लोग एक्सचेंज करने आरबीआई के पास जाते हैं, इसने कहा नहीं,
आरबीआई आया, इसीलिए तो आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर लाए। ऑथराइज्ड डीलर मतलब आरबीआई इनको अप्रूवल देता है कि आप लोग बाजार में किसकी तरह काम कर सकते हैं, ऑथराइज। यार परम बाद में नहीं आएगा समझ में, बात मान तू। ऑथराइज डीलर आपको अप्रूवल देता है। अगर ऑथराइज डीलर को आप अप्रूवल देते हो तो क्या ये आपके लिए एक मनी एक्सचेंज जर की तरह काम कर पाएगा? यस, ये आपके लिए मनी एक्सचेंजर की तरह काम करते हैं। अब आप लोगों को कभी पैसे चेंज करवाना होता है ना, आप आरबीआई के पास नहीं जाते, आप किन के पास जाते हो? ऑथराइज डायरेक्टर। अच्छा, ऑथराइज डीलर, क्या ऑथराइज डीलर में भी मल्टीपल कैटेगरीज दी गई है? यस, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अभी के लिए सिर्फ कैटेगरी 1 की बात करता हूं। आपके कमर्शियल बैंक्स, जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास जाके पैसा चेंज करवाते हैं वो कैटेगरी 1 के अंदर डाल दिया इन लोगों ने। उनको कहा जाता है एडी कैटेगरी 1, दैट इज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। आ जाते हैं। अब क्या फेमा के अंदर आरबीआई के पास ये राइट है कि किसी को ऑथराइज डीलर बना सकता है? बना सकता है। क्या उनके पास ये भी राइट है कि वो ऑथराइज डीलर का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है अगर उनको लगता है कि कोई भी तरीके का वो लोग गलत काम कर रहे हैं या फिर आरबीआई की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे? यस, ये दोनों पावर्स। तो फेमा के अंदर आरबीआई के पास वाइड पावर है टू गिव अप्रूवल फॉर एनी काइंड ऑफ फॉरेन मनी टू कम इन इंडिया और टू आर लीगल टेंडर टू गो आउट। देख लेते हैं। द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया हैव बीन कन्फर्ड ऑन आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ फेमा 1999। सिंस सेक्शन 10 ऑफ फेमा एम्पावर्स द आरबीआई टू ऑथराइज एनी पर्सन। देखो ये आरबीआई में सेक्शन 10, प्लीज इस सेक्शन को मेंशन करिएगा क्योंकि ये सेक्शन मैं आगे भी बार बार पढ़ाने वाला हूं। सेक्शन 10 ऑफ आरबीआई एक्ट, सॉरी फेमा एक्ट, आरबीआई को ऑथराइज करता है कि आप किसी भी इंसान को क्या डिक्लेयर कर सकते हो? ऑथराइज डीलर डिक्लेयर कर सकते हो टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और इन फॉरेन सिक्योरिटीज एज एन ऑथराइज डीलर। अच्छा, इसी ऑथराइज डीलर को आप और भी क्या बुलाते हो? मनी चेंजर बुला लो और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बुला लो। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बुला लो इन एनी अदर मैनर एज इट डीम्स फिट। सिमिलरली फेमा ने आरबीआई को इतना एम्पावर किया है कि अगर कल जरूरत पड़े तो आप इसी ऑथराइज डीलर का ये पावर क्या कर सकते हो? वापस से रिवोक कर सकते हो। एन ऑथराइजेशन इशूड टू द ऑथराइज डीलर इन पब्लिक इंटरेस्ट और इफ द ऑथराइज्ड पर्सन has failed to comply with the condition subject to which the authorization was granted or has contravened any of the provision of FEMA or any rule or regulation or notification or direction or order issued by the RBI. However, the revocation of an authorization may be done by the RBI after following the procedure in FEMA. आप लोगों को अगर ये मनी एक्सचेंजर का काम सही नहीं लग रहा है या फिर आपको कुछ यहाँ पे फ्रॉड लग रहे हैं तो आप उनका पावर रिवोक भी कर सकते हैं। जैसे कि विजय माल्या के केस में जब वो यहाँ से बाहर निकल गया था, सारे पैसे को इतना घुमा रहा था, बहुत सारे ऑथराइज डीलर्स को अपन लोगों ने वार्निंग दी थी। जब अपने इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन आया था और लोग जल्दी से पैसा चेंज करके बाहर निकालने की सोच रहे थे, आपको याद है एक्सिस के ऊपर क्लेम आ गया था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेटलमेंट किए। आईसीआईसीआई के ऊपर आ गया था कि आपने बहुत पैसे की हेराफेरी की है। तो आरबीआई के पास ये वाइड पावर है फेमा के अंदर भी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी कि अगर कभी भी हमको लगता है कि कोई भी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है या कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, लाइसेंस रिवोक कर देने का। हाँ, बस एक चीज़ याद रखने का, आरबीआई एक्ट में कहीं पे ये पावर नहीं है, या तो फेमा के अंदर से पावर आ रहा है या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर से आ रहा है। तो आपको बस वहाँ का प्रोसीजर फॉलो करना है और वहाँ का प्रोसीजर फॉलो करके आप उनको रिवोक करो। सर वहाँ का प्रोसीजर क्या है? नन ऑफ आवर बिजनेस। दोनों ही एक्ट अपने को नहीं लगने वाले इस चीज़ के अंदर। आ जाओ। Section 13 of FEMA details out the contravention and penalties and the RBI has been empowered with the power to compound such contravention under Section 15 of FEMA. आरबीआई के पास पावर है अगर उसको लगता है कि किसी चीज़ में उसको किसी चीज़ को कंपाउंड करना है। आपने कंपाउंड वर्ड सुना है? कंपाउंड मतलब मॉडर्न मीनिंग ऑफ ले दे के सेटलमेंट, कंपाउंडिंग जो भी है एक बार में फुल एंड फाइनल फाइन लगाओ, खत्म करो, झगड़ा नहीं चलाना ज़्यादा। अच्छा, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत आ रही हो तो? कितने फंक्शंस पढ़ चुके अपन तक? बैंकिंग फंक्शन गए, इशू फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन, पब्लिक डेट एंड लास्ट
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही? आ जाओ। बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स, गिफ्ट पॉइंट है आपको ये। मैंने अभी आपको बोला था कि फेमा के अंदर जाते हो तो फेमा 1999 टच करते हो, और बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आते हो तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 आ गया आपका। तो फेमा ने भी आरबीआई को पावर दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने भी आरबीआई को पावर दिया। सुप्रीम बॉडी आरबीआई ही डिक्लेयर की सबने। The power to regulate and supervise the banks has been provided to RBI under the provision of Banking Regulation Act 1949, which includes banking policies to be issued by RBI। अब देखो बैंकिंग फंक्शंस के अंदर ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग पॉलिसी टू बी इशूड बाय आरबीआई इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग पॉलिसी ये बनाएंगे और इन द इंटरेस्ट ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी और साउंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ। मॉनेटरी स्टेबिलिटी लानी है बैंक्स के थ्रू, तब भी आरबीआई बीच में आएगी। एंड साथ साथ में साउंड सोचिए अपन इतना ग्रो कर चुके हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर। यू जस्ट गो 10 years बैक, पैसे ट्रांसफर करना कितना बड़ा हैसल हुआ करता था, से ओवर द टाइम आज पैसे ट्रांसफर करना कितना टाइम पास रह गया अपने लिए। मतलब हम अपनी बैठे बैठे घर पे मोबाइल ऐप से यहाँ से वहाँ पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, हर चीज़। पेटीएम आपको मॉनेटरी फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। अरे इन सबको आप देखते हो आजकल एक नई चीज़ आ रही है, पेटीएम बैंक। अगेन दे आर एंटरिंग इनटू बैंकिंग फंक्शंस। किसका अप्रूवल लेके आना पड़ेगा वापस से? आरबीआई का अप्रूवल, कि भाई तुम पब्लिक का पैसा यहाँ से वहाँ स्वाइप। आजकल मैं आपको पता है पेटीएम की स्वाइप मशीन्स आ गई हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन, देखना बहुत सारी जगहों पे वो कार्ड स्वाइप कार्ड्स भी लॉन्च कर दिए उन लोगों ने अपने। सो दे हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू डायमेंशन। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी। डिमोनेटाइजेशन करते ही उन लोगों को एक अलग लेवल पे लेके चले गए। आ जाइए, अब देख लीजिए आरबीआई के पास, हाँ जी कुछ डाउट? साउंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ, आई एम सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ, आई एम सॉरी गलती से लिख दिया। हाँ जी, चले आगे। इट में अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब देखिए हमारे चेयरमैन के पास और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी में, अच्छा एक सेकंड, आरबीआई के पास क्या क्या पावर्स हैं? इट में अपॉइंट द चेयरमैन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी फॉर द रीजन स्टेटेड। इट में अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, पावर टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनीज। मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हारे बैंक के अंदर आरबीआई नॉमिनेट करेगा। तुम्हारे यहाँ पे कोई और एडिशनल डायरेक्टर भेजना है, आरबीआई भेज सकता है। अगर तुम्हारे बोर्ड ने कोई डिसीजन लिया है, आरबीआई को सही नहीं लगता, आरबीआई उसको सुपरसीड कर सकता है। मतलब कुल मिला के तुम्हें हर तरीके से आरबीआई क्रॉस कर सकता है। देखो मैं एक एक चीज़ लिखा के देता हूँ। आरबीआई हैज़ द पावर टू इशू लाइसेंस एंड ऑल्सो टू कैंसिल लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बस अब यहाँ पे देखना, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन आरबीआई के पास क्या क्या पावर है। आरबीआई हैज़ द पावर टू अपॉइंट the managing director, any other director, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, एनी अदर डायरेक्टर अपॉइंट कर लो बोर्ड पे। आपको लाइसेंस देना, उसी लाइसेंस को रिवोक भी किया जा सकता है अगर आरबीआई का दिमाग घूम गया तो। अगर आपके बोर्ड ने कोई डिसीजन लिया है जो इनकंसिस्टेंट है विद द आरबीआई पॉलिसीज, द आरबीआई में, आई एम सॉरी, सुपरसीड द बोर्ड। द आरबीआई में सुपरसीड द बोर्ड। ये सारे फंक्शंस है आपके पास। इसके नीचे वाला पार्ट कट कर दीजिएगा, सिर्फ एक बार रीड कर लो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव मेड यू कट। आरबीआई कब ऐसे डिसीजन लेता है? पब्लिक इंटरेस्ट में, मार्केट को सुधारने के लिए, इकोनॉमी बेटर करने के लिए। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार देख के रख लीजिए।
डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी। अच्छा, खाली ये जो रेगुलेशंस एक दो और बचे हैं, दिस फिनिशेज ऑफ फॉर 50% ऑफ द चैप्टर। इसके बाद क्या आ जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, अब वो आगे वो वाले पार्ट आने वाले, और पेनल्टीज क्या हैं। तो एंड वाला पार्ट मतलब मान लेना कि कल के लेक्चर में आपका आरबीआई पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ खाली फंक्शंस वाला पार्ट मेरे को कराने दो, एंड आई सेट यू फ्री। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सो फार सो गुड, आरबीआई में कोई दिक्कत तो नहीं है, we'll be able to write good answers over this, important chapter है। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, अभी तक आपने 6 फंक्शंस डिस्कस कर लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 किए ना, 7 किए, 6 कर लिए। 7th फंक्शन करते हैं, फिर वी शैल डिस्कस देम अगेन। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी। अब ये आता है आपका कंट्रोल सीवी। क्या एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है? दिया जाएगा। अगर लाइसेंस, अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो, रिवोक कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। एनबीएफसी के बोर्ड ने कुछ गलत काम किया, उनको सुपरसीड कर सकते हैं, सुपरसीड। जो बैंकिंग सुपरविजन में पीछे पड़ा ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट, जहां जहां बैंकिंग लिखा था वहां एनबीएफसी लगा देना, बात बराबर रहेगी। ठीक है, आ जाओ। चलिए, RBI regulations regulates the business of NBFCs in India and its powers includes the following: register NBFC and issue certificate of registration। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो एनबीएफसी को। चलते हैं आगे। RBI has the power to regulate or prohibit the issue of prospectus or advertising soliciting deposit of money by नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, आपने वर्ड यूज किया था मैं नॉन बैंकिंग हूं। अगर आप नॉन बैंकिंग हो तो आप डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आरबीआई चाहे तो आपके प्रोस्पेक्टस को जहां पे उसको दिख जाए कि आप लोगों से डिपॉजिट सॉलिसिट कर रहे हो, सॉलिसिट का मतलब होता है इनवाइट कर रहे हो, तो क्या ऐसे प्रोस्पेक्टस को वो प्रोहिबिट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई। अगर आपने डिपॉजिट भी लेना था, आपने फाइनेंस भी करना था, तो खुद को बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाया होता। आरबीआई हैज द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनबीएफसी। अगर हमें लगता है कि आपने कुछ गलत किया तो कैन वी कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू? यस, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। आरबीआई में इशू डायरेक्शंस टू एनबीएफसी। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शंस टू एनबीएफसी? ये काम मत करना, ये काम मत करना, ये काम मत करना, प्रोस्पेक्टस ऐसा इशू मत करना, अगर पब्लिक से पैसा रेज करने जा रहे हो तो पहले हमको इन्फॉर्म करना, अगर आप लोगों ने कोई पैसा गलती से यूज़ किया तो पैसा रिफंड कर देना। ये सारी चीज़ें क्या आरबीआई आपको डायरेक्शन के थ्रू इशू कर सकती है? यस। इशू रेगुलेशंस फॉर एनबीएफसी। अच्छा, ज़रूरत पड़ी तो क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और सुपरवाइज कर सकते हैं? यस। और अगर गलती करी तो पेनल्टी लगाने का। डू यू सी क्वाइट अ जनरलाइज आंसर इन दिस? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो, प्रोस्पेक्टस प्रोहिबिट कर दो, यू कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, you can issue them directions, you can impose penalty over them for violating the provision of RBI Act or direction or order, cancelling of certificate of registration issued by issued to the NBFC and filing a winding up petition for NBFC. Simple enough. सारे फंक्शन सिंपल थे। चलते हैं आगे। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, ये भी वापस से कंट्रोल सी, कुछ याद ना है ना तो सेम वैसा का वैसे ही डाल देने का। अच्छा, इसके अंदर बहुत अच्छा केस है। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक बहुत अच्छा केस हुआ था, लड़ाई हो गई थी। कोऑपरेटिव बैंक बोल रही कि हम तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तुम कहां से हमारे ऊपर रूल्स बना रहे हो। देखो, आरबीआई हैज बीन इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक। देख तो, पावर्स टू इशू लाइसेंस, पावर टू कैंसिल लाइसेंस, पावर टू सुपरसीड देयर बोर्ड, पावर टू इंस्पेक्ट एंड पावर टू इशू डायरेक्शन टू देम इन पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग एंड कंट्रोल ओवर द लोन्स एंड एडवांसेस। डिट्टो, ये तो सेम लिख दोगे, यहां पे आई एम जस्ट राइटिंग सेम एज बैंकिंग और एनबीएफसी। ठीक है। अब क्वेश्चन था जुरिस्डिक्शन का। यहां पे जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स।
अच्छा, ये यूनियन वर्सेस स्टेट का मतलब क्या है कि यूनियन लिस्ट में भी कुछ लिखा हुआ है और स्टेट लिस्ट में भी कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे इंपोज करोगे, ये लड़ाई हो गई थी यहाँ पे। देखना, यूनियन वर्सेस स्टेट की लड़ाई थी। द एंट्री रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल इन स्टेट लिस्ट। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करने की जो एंट्री है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, whereas the entry relating to banking falls under the union list। तो हुआ क्या, स्टेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ था कि भाई जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है, वो कहां आएगा, स्टेट लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट में क्या लिखा हुआ था बेटा, अगर कभी भी कोई बैंकिंग फंक्शन की बात आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट। So the entry relating to societies fall in state list, whereas the entry relating to banking falls in the union list. The result in the duality of jurisdiction over cooperative banks. Therefore, both the RBI and the Register of Cooperative Societies has jurisdiction over them. तो cooperative society पे खाली RBI का पावर नहीं है, RBI प्लस आपके रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी पावर रहता है, जो इसने लिखा। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस आरबीआई दोनों मिलके एक कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करते हैं। यहां तक एकदम सिंपल है। अब बेटा लड़ाई ये है कि कब आरबीआई और कब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने कहा जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई बैंकिंग काम करेगी आरबीआई गवर्न कर लेगा, और जब कोई बैंकिंग काम नहीं है तो रजिस्ट्रार गवर्न करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है आपका केस, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फैक्ट क्या थे इस केस के, देयर वाज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ आरबीआई और द रजिस्ट्रार ड्यू टू द आइटम ऑफ बैंकिंग बीइंग इन द यूनियन लिस्ट एंड सोसाइटीज बीइंग इन द स्टेट लिस्ट। जजमेंट आया दैट द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट दो द कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर इट इज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी और अदरवाइज इज वेस्टेड इन द रजिस्ट्रार। तो जब कभी भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट की बात आएगी वो हमेशा किसके अंडर चलेगा, रजिस्ट्रार के अंडर चलेगा। बट इन सो फार एज बैंकिंग इज कंसर्न, जैसे बैंकिंग की बात आएगी बाय वर्च्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इट शैल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आरबीआई। क्लियर एकदम। प्लीज इस केस को याद रखना, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट बेटा मैं गलती से उसको बुलेट करना भूल गया, दैट इज नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा इसके अंदर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को इतना बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स। कभी नहीं पढ़ा? अच्छा मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पेट्रोल की प्राइस 6 महीने में 90 रुपए टच करने वाली है। फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, 100% क्रूड ऑयल की प्राइस इतनी तेज ऊपर जाएगी आपका पेट्रोल 90 रुपए पहुंचने वाला। आप में से यहाँ पे कितने लोग पेट्रोल कंज्यूम करते हैं? कंज्यूम मतलब पीना नहीं, गाड़ी में मतलब पेट्रोल डालते हैं। Majority of the class is using petrol. Petrol include diesel, so those who thought कि हम डीजल पे, वैसे नहीं, it includes both of the things. क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल दोनों ही महंगे होंगे, ठीक है। आज आपको बता रहा हूँ कि 30 रुपए से प्राइस बढ़ने वाली है, एक साल के अंदर 90 रुपए पहुंचेंगे अपन। अभी 65-66 चल रहा है। घर जाके लाखों रुपए के कैंपर भर के पेट्रोल भर के रख लोगे? नहीं ना। एक तुल्ली लग गई तो कहाँ जाओगे तुम और कहाँ जाएगा पेट्रोल? आप ये रिस्क नहीं ले सकते। बट यार हमें पता है किसी चीज़ में गेन होने वाला है, हम इन्वेस्ट क्यों ना करके रखें। ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या बना के दिए गए? डेरिवेटिव्स बना के दिए गए। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है। डेरिवेटिव एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका पावर कहूँ या फिर जिसका फंक्शन है या फिर प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, उसकी अंडरलाइंग एसेट पे, उसकी अंडरलाइंग एसेट पे। अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं दैट इन दिस
पेपर देर इज पेट्रोल एट द प्राइस ऑफ 66 रुपीज़ एंड मतलब लिख लो कि इसमें 100 लीटर लिख दिया आपने। अगर कल पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये हुई तो आपके इस बॉन्ड की प्राइस कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये। 100 रुपये का अभी पेट्रोल है और कितने लीटर इसमें? 100 लीटर है, तो 100 × 100। अब अगर पेट्रोल की प्राइस कल 50 रुपये हो गई तो आपके इस पेपर की प्राइस कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये। आपने कहा 50 रुपये लीटर, 100 लीटर का भाई पेपर बना रखा है आपने, तो क्या हो रहा है? आपके इस पेपर की प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? आपकी अंडरलाइंग एसेट्स। अब इसे अंग्रेजी बीट पे बोल देता हूँ। डेरिवेटिव मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट द प्राइस ऑफ विच इज डिटरमाइंड बाय द underlying asset of that instrument. If the underlying asset performs nice, your instrument performs nice. If the underlying asset is not performing nice, your instrument doesn't perform nice. Gold, आप यहाँ पे गोल्ड लिख के रख दो, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, आपके इंस्ट्रूमेंट की प्राइस बढ़ेगी। तो क्या डेरिवेटिव्स को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है? बस ये ध्यान रखना। कुछ डाउट? स्टॉक एक्सचेंज ही बेटा, देखना आगे क्या लिखा है, डेरिवेटिव्स एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट कहाँ गया? याद नहीं गया? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड में आपको सर ने सबसे पहले पढ़ाया होगा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मार्केट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। वही है। पर इनको अब बेटा बात समझना, आपके कैपिटल मार्केट को आरबीआई गवर्न नहीं करता, आपके कैपिटल मार्केट को सेबी गवर्न करता है। हाउएवर पढ़ के दिखा दो कहीं पे लिखा हो कि सेबी मनी मार्केट गवर्न कर रहा हो। हम कहते थे द मनी मार्केट इज रेगुलेटेड। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है यहाँ पे? आरबीआई आ जाता है वापस से। मनी मार्केट को गवर्न करती है आरबीआई। यही है, आरबीआई हैज द पावर टू रेगुलेट द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज। बस इतना ही जानना था, दैट इनका रेगुलेशन भी आरबीआई करता है। अभी तक मनी मार्केट नहीं हुआ आपका सिक्योरिटीज में, नहीं ना? अभी जब होगा ना सर आपको बताएंगे। सिक्योरिटीज तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, आएगा अभी आपके इसमें आएगा ना, तब सर आपको इसके अंदर बताएंगे डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तब आपको इसके ऊपर सर बहुत बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अपने इसमें इट्स मोर देन सफिशिएंट, प्लीज रीड करके देख लीजिए। अच्छा, अभी जब आपका आंसर आएगा ना तो इतने बड़े बड़े फंक्शंस एक एक करके लिखने जाओगे तो पेपर खत्म हो जाएगा तुम्हारा 7-8 नंबर के लिए। तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड नॉलेज ही शेयर करनी है अपने को, और सारे फंक्शंस डालने की जरूरत नहीं है अपन ने। मैं तो आपको भाई बथेरे फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, सारे फंक्शंस बैठ के समझाओगे तो हो गया कल्याण। अगर जनरलाइज्ड क्वेश्चन है तो अपन सिलेक्टिव फंक्शंस करेंगे। इतना डिटेल में कब बताना है? जब कोई स्पेसिफिक एक ही फंक्शन के ऊपर आरबीआई क्या करता है ऐसा